Hello students, so we are discussing financial reporting question paper November 2024 with the full solutions. We have already uploaded part 1 MCQ with solutions. So now let us continue with the further questions. So next we have part number 2. Let us see question number 1. So this question is based on consolidated financial statements in AS 110. So in this case, data given is H Limited has acquired 80% shares of S Limited as on 1st April 2023, and we have to prepare consolidated financial statements on 31st March 24. Now, first of all, we have to calculate what is the fair value of net assets on date of acquisition and what is our revenue profit during post-acquisition period. So for this purpose, I have prepared a working note which is a statement of distribution of equity which is also called net assets of subsidiary company S Limited. So let us show number 1 net assets at fair value as on 1st April 23 which is date of acquisition. So net assets means equity plus capital profits. Then we will show revenue profits which is for the financial year 23 to 24. So equity share capital is given for S company रुपीज आपके हैं लैक्स में जिसे 4000, टोटल रिटेन अर्निंग्स हैं एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 3000 और टोटल है बैलेंस शीट में 5000 माइनस कर दीजिए 3 रिमेनिंग इज 2000. जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी आपका एडजस्ट हो चुका है, तो उसको हमने ना ही एड बैक किया है ना ही माइनस किया है. देन देयर इज रिवैल्यूएशन गेन ऑन पीपीई 300, रिवैल्यूएशन लॉस ऑन इन्वेंट्री 300 और जो आपकी पीपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 300 से, उसके ऊपर हमने चार्ज किया है एडिशनल कैपिटेशन 10% फॉर का होल ईयर, पूरे साल की कैपिटेशन आ जाएगी, तो वो आपकी माइनस हो गया एडिशनल कैपिटेशन ऑन पीपीई. सो वी गेट बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू नेट एसेट्स हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 4 + 3 7000 और रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं आपके 1970. अब कैलकुलेशन करने से पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज कर लेते हैं. तो सेकंड हमने डिस्कस किए हैं वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड. जैसे सबसे पहले आपने गुडविल को इम्पेयर कर दिया है तो एंट्री बन जाएगी रिटेन अर्निंग्स, किसी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स को गुडविल इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल बाय 100 lakhs रुपीज लैक्स में चल रही है. तो देन देयर इज म्यूचुअल ओइंग डिविडेंड पेएबल एंड रिसीवेबल. तो डिविडेंड पेएबल किया है जो एस की बैलेंस शीट में, रिसीवेबल है एच की बैलेंस शीट में 320, तो 320 में म्यूचुअल ओइंग कैंसिल हो जाएगी. डिविडेंड पेएबल एस लिमिटेड, डिविडेंड रिसीवेबल एच लिमिटेड. इसी तरीके से पेएबल्स और रिसीवेबल की म्यूचुअल ओइंग है. एच की बुक्स में रिसीवेबल्स हैं 160, पेएबल्स हैं एस की बुक्स में 120 और 40 की पेमेंट होगी ये जो ट्रांजिट में है, तो एंट्री बन जाएगी कैश इन ट्रांजिट पेएबल्स टू रिसीवेबल. ये भी आपकी म्यूचुअल ओइंग एलिमिनेट हो गई है. यानी कि इन्वेस्टमेंट्स हैं डिबेंचर्स में, ये भी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल ओइंग्स हैं. तो लाइबिलिटी कैंसिल होगी एस की बुक्स में 1000, ये आपकी फेस वैल्यू है 1000 लैक्स. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दी एस की बुक्स में 1500, डिफरेंस जो है आपका लॉस या प्रॉफिट वो हमारा रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसमें लॉस आ रहा है वो डेबिट हो गया. फिर अपने एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट करने हैं. एच ने कुछ सेल किए हैं एस को प्रॉफिट के ऊपर जिसे डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन. तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, गुड्स की वैल्यू दी है 200, उसमें प्रॉफिट है आपका 20%, अनसोल्ड स्टॉक है आपका 50%. सो स्टॉक रिजर्व 20, एंट्री बन जाएगी रिटेन अर्निंग्स और विच इज कॉल्ड पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व. तो अब कैलकुलेट करते हैं पहले एनसीआई की वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. सबसे पहले आपको एनसीआई वैल्यू करना है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू विच इज बेस्ड ऑन कंसीडरेशन. कंसीडरेशन देखो आपको दिया है जब एच ने शेयर एक्वायर किया इसके, इसकी वैल्यू है 5800 लैक्स, पर ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 80%, तो एनसीआई है 20%. 80 की वैल्यू है 5800, वही वैल्यू 20% जिस विल बी 1450. तो ये आपका आ जाएगा एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. जब हम एक्विजिशन की एंट्री पास करेंगे फॉर कैलकुलेशन गुडविल उस पर्पज के लिए. फिर आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको शो करना है एनसीआई ऑन 31 मार्च. उसमें आप ऐड कर लीजिए शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट है 1970 और उसमें शेयर है आपका 20% विच इज 394. टोटल एनसीआई इज 1844 लैक्स. अब कैलकुलेट करते हैं गुडविल की वैल्यू. नंबर 1 गुडविल ऑन एक्विजिशन, एंट्री भी पास कर सकते हैं या फार्मूला है कंसीडरेशन प्लस एनसीआई जो क्रेडिट आइटम्स है माइनस नेट एसेट जो आपने एक्वायर किए हैं उसकी फेयर वैल्यू. कंसीडरेशन है 5800, आप देखिए एनसीआई की वैल्यू है 1450 ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लेंगे हम, माइनस जो फेयर वैल्यू है नेट एसेट की जिसे 7000 है.
तो जो डिफरेंस है आपका वो आगे, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि जो कैरिंग अमाउंट है बुक्स में वही आपकी फेयर वैल्यू है। सो दिस विल बी 7,000। तो इट मीन्स अब आपका डिफरेंस आ गया गुडविल रुपये 250 लैक्स। फिर गुडविल की वैल्यू 31 मार्च को क्या होगी, गुडविल को इम्पेयर भी किया है आपने रुपीज 100 लाख से, तो 100 माइनस कर लीजिए, गुडविल की वैल्यू रह जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अब ₹150 लैक्स। So next we have to calculate consolidated retained earnings as on date of consolidation, which is 31st March 2024. Rupees are in lakhs. So first we take retained earnings of H Limited. This is given 16,320, and in this we have added a share in the revenue profit of H Limited, which is 1917 to 80%, 1576, less goodwill आपने इम्पेयर की है 100 लाख से, stock reserve is created by 20, and there is loss on revaluation of investment in debentures of S Limited by 500. So balance of retained earnings is coming 7276. So now we can prepare consolidated balance sheet of H Limited on 31st March. So in assets we have number one non-current assets में PPE and goodwill. PPE दोनों की ऐड हो जाएगी, माइनस कर दीजिए रिवैल्यूएशन लॉस, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है रिवैल्यूएशन गेन ऐड हो जाएगा, लॉस है वो माइनस हो जाएगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया हमने, जैसे 21,070। गुडविल का बैलेंस रह जाएगा 150, टोटल 21,220। देन वी हैव करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दोनों के ऐड हो गए, लेस कर दिया स्टॉक रिजर्व। रिसीवेबल्स में म्यूचुअल लोइंग हमने माइनस कर दी हैं, कैश इन ट्रांजिट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे एच और एस। सो टोटल ऑफ एसेट्स इज कमिंग 34,880। देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एच कंपनी ओनली, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स हमने कैलकुलेट किए हैं 17,276, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन 1844। टोटल इक्विटी 29,120। अब डिवेंचर्स रह गए हैं आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में ऑफ एस कंपनी के 3,000 थे टोटल, माइनस 1,000 की म्यूचुअल लोइंग है जिसकी 200,000। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स आफ्टर म्यूचुअल लोइंग बैलेंस है 2180। डिविडेंड पेबल सिर्फ एनसीए का रह गया आफ्टर एडजस्टमेंट म्यूचुअल लोइंग जिसकी 80, और अगर लायबिलिटी दोनों के ऐड हो गई हैं 1500, 3760। सो टोटल इक्विटी लायबिलिटीज आर 34,880। Next we have question number second A part. So in this question it is given that so Joy and the company has entered into a return put option for $40,000 on 1st January 2023, and this option will be settled after 1 year on 31st December 23, and its exercise price is ₹78 per dollar. So we know that in case of a put option, if it is a buyer, so buyer gets right to sell asset. But this is a return put option. Return put option means this one is a seller of put option. It means this seller of put option has to buy the asset. So in this case, asset is $40,000. So then fair value of option is given as on 1st January, this is nil. On 31st March, fair value means how much gain or loss in option. So on 31st March, this is our loss 50,000. On 30th June, this is loss 30,000. 30 September, it is nil. And support rate is given on 31st December, this is ₹76 per dollar. So in this case, we have to determine whether this return put option is a derivative instrument or not, and we have to pass the accounting entries. So we know that as per Ind AS 1909, a return put option is a derivative instrument because it satisfies the three conditions. Conditions are its value will change with respect to change in value of our dollar, which is our asset in this case, and initial investment is zero in this case because there is no option premium, and it will be cycled in future time period, which is after 1 year on 31st December. So it means it is a derivative instrument. Now let us say accounting entries in the books of Joy and Company. So first of all, on 31st March, you can see initially there is no value of option nil. So on 31st March there is a loss. So for this loss, we will create a provision, or which is called liability. So entry will be profit and loss account debited to derivative financial liability. Ensure this is DFL account. So this one is marked to mark a loss on put option by 50,000.
देन वी हैव ऑन 30 जून, अब आपका जो लॉस है 50,000 से रिड्यूस होकर ये रह गया है 30,000। तो इट मीन्स जो आपने 50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट की थी उसको आप कर दीजिए रिड्यूस बाई 20,000। सो इट विल बी रिवर्सल ऑफ लॉस, एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय रुपीज 20,000। तो इट मीन्स आपको दिस रिपोर्टिंग डेट अगर आप बैलेंस विल रिमेन 50 माइनस 20 30,000। नेक्स्ट 30 सितंबर को उसकी वैल्यू अब नील हो गई है। इट मीन्स जितना भी लॉस आपने क्रिएट कर रखा है बुक्स में उसको एलिमिनेट कीजिए। अगेन वी विल पास रिवर्स एंट्री। ये 31 मार्च की एंट्री है, देन किसी 30 जून एंड किसी जबर 30 सितंबर एंड देन इट इज 31 दिसंबर। तो अगेन ऑन 30 सितंबर एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी को पीएनएल रिवर्सल ऑफ लॉस। इट मीन्स नील हो गई है, तो इट मीन जितना 30,000 का बैलेंस रहेगा वो भी आपने रिवर्स कर देना है। नेक्स्ट आती है आपकी सेटलमेंट डेट 31 दिसंबर को। अब आपको रिटर्न पुट ऑप्शन के थ्रू अब आपको जो राइट मिल गया है, सो गैटमैन इज अवर टू बाई का एसेट। तो आपने बाई करना है, एग्रीगेट है 78, उसको मार्केट में सेल करेंगे 76 के ऊपर। तो 76 रुपीज़ आपको रिसीव होंगे बैंक में, 78 रुपीज़ हम पे करेंगे। इट मीन डिफरेंस आपका आ रहा है लॉस ₹2 पर डॉलर। तो किसी 80,000 और ये बैंक में रिसीव है, ये आपकी पेमेंट है। तो किसी अवर लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ रिटर्न पुट ऑप्शन, तो नेट लॉस आपको ये हो रहा है 80,000। Then we have next question the second B part, so किसी based on interim reporting in case 34। तो इस केस में आपको बुक्स प्रिपेयर करनी है स्पाइसर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 to 24। तो इस केस में आपको डिफरेंट क्वार्टर्स की इनकम से मेंशन की हैं, तो आपने टैक्स का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है फॉर ईच इंटरिम पीरियड। तो देखिए बेसिक रूल एज पर इन इंडिया 34 वी नो दैट इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट। तो इसमें हम पूरे साल का एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे हम हर इंटरिम पीरियड में अपना टैक्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लेगेसी तो पहले कैलकुलेट करते हैं बटी एस्टिमेटेड टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है पूरे साल की, टोटल इनकम माइनस ब्रोक फॉरवर्ड लॉस। टोटल इनकम आपको दे रखी है जैसे 650, 360, 720 माइनस ये ब्रोक फॉरवर्ड लॉस है 620। तो ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 1,110 लाख रुपये आपके लैक्स में है। अब इसके ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 1110 के ऊपर 25% टैक्स है प्लस सर चार्ज है आपका 10%, तो जिससे कमिंग 305.25 लैक्स। अब आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज टैक्स रेट, दैट विल बी टैक्स कितना बन रहा है। अब आपने लेनी है टोटल इनकम कितनी है इस साल की एक्सक्लूडिंग ब्रोक फॉरवर्ड लॉस। तो इसमें टोटल इनकम में हम लेंगे 650, 360 प्लस 720, तो दिस टोटल इज 1730। तो एवरेज रेट आ रहा है आपका 17.6445%। अब इस रेट के बेस पर आप टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ईच इन टाइम पीरियड। तो उसके लिए कोई टेबल हमने ड्रॉ किया है, क्वार्टर्स हैं 23 से 24 के, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। डिटेल्स हैं आपकी, इनकम है 650, 360, एक आपको दिया है 720 जिससे कि आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑफ थर्ड क्वार्टर लॉस है आपका 160। तो इतनी टोटल इनकम है आपकी 160 प्लस 720 जिसे 880 इन फोर्थ क्वार्टर। सो दैट नेट इनकम जो दोनों क्वार्टर की है वो बन जाएगी 720। उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई कीजिए 17.6445%। तो ये टैक्स एक्सपेंस है आपका फर्स्ट क्वार्टर 114.69, सेकंड क्वार्टर में 63.52, थर्ड क्वार्टर में लॉस है तो टैक्स सेविंग हो जाएगी, फोर्थ क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस है 155.27। टोटल टैक्स एक्सपेंस आपका यही बनेगा 305.25 जो हमने कैलकुलेट किया था, बट दिस इज बिफोर ईच इंटरिम पीरियड। So next we have question number 3 A part. So this question is based on Ind AS 40 investment property. So we have to prepare books of Anand Limited. So in this case they are asking whether properties there are two building action wise, they are investment property or property plant and equipment. So we know that as per Ind AS 40 building action wise would be classified as investment property because these are held to earn rental income or capital appreciation. तो इट मीन्स ये जो बिल्डिंग एक्सचेंज बाई हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी बिकॉज दीज आर हेल्ड फॉर रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन एंड विल बी मेजर्ड एज पर कॉस्ट मॉडल।
और उनको आपने मेजर करना है एज पर कॉस्ट। अब आपको इसमें डिस्कस करना है कि बैलेंस शीट में आपने किस तरीके से डिस्क्लोज करना है प्रॉपर्टी को और कितनी इनकम है आपकी पी&एल में और आपने डिस्क्लोजर करना है नोट्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बैलेंस शीट में इनकम शो करेंगे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज अवर नॉन करंट एसेट्स। तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास बिल्डिंग एक्स, फिर आपने करंट ईयर में बिल्डिंग वाई परचेज की है, ये हम कॉस्ट पे शो कर रहे हैं 120 करोड़ एंड 20 करोड़, टोटली 140 करोड़, और लेस कर देंगे हम उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग एक्स आपने 5 साल पहले परचेज की थी, तो इसमें से ओपनिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन का 120 के ऊपर आप 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ये बन गई 60। फिर दोनों बिल्डिंग के ऊपर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 120/10, इसकी लाइफ 10 ईयर है, और जो इस साल आपने परचेज की है उसकी लाइफ है 20 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन विल बी 20/20, सो दिस इज 12 + 1 13, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 73। तो आपकी WBV रह जाएगी प्रॉपर्टी की 67 करोड़ से। फिर आपको शो करना है P&L अकाउंट फॉर करंट ईयर 23 to 24। तो आप देखिए बिल्डिंग से आपको इनकम आ रही है रेंटल इनकम, जिसकी 15 + 5 करोड़ 20 करोड़ है। फिर आपको एक्सपेंसिव मेंशन किए हैं सारे, सबका टोटल कर दीजिए आप, लाइक सेल प्रमोशन एक्सपेंसिव, फीसिंग, ग्राउंड रेंट, रिपेयर, लीगल एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो दीज आर अवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव टोटली 1.30, और प्लस आपने जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की है 13, वो भी आपका एक्सपेंस बन जाएगा। सो टोटल एक्सपेंस इज 14.30, इनकम है 20, नेट प्रॉफिट आ जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन करंट ईयर इज 5.7 करोड़। फिर आपको ये कुछ डिस्क्लोजर लेने हैं नोट्स अकाउंट्स में। फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर है ₹105 करोड़। वैल्यूएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF मेथड। उसके इनपुट्स हैं आपके रेंटल पर मंथ पर स्क्वायर फीट, रेंटल ग्रोथ पर एनम, डिस्काउंट रेट, और इनकी रेंज या आपको वेटेड एवरेज वैल्यूज दे रखी हैं। रेंटल है आपका 50 to 60, ग्रोथ है आपकी 10% एवरेज 3 ईयर्स, डिस्काउंट रेट 12% to 13%। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, जिस बेस्ड ऑन डेफर्ड टैक्सेज इन AS 12। तो इसमें आपको मेंशन किया है कि ये एसेट्स हैं आपके, उसकी ब्लॉक ऑफ एसेट उसकी WBV की है ऑन 1 अप्रैल 22 में। अकाउंटिंग टैक्सेशन दोनों में सेम है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 20% ऑन WBV बेसिस है। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 20%, 22 से 23 ईयर की 1 लाख, WBV आ गई 1 अप्रैल 23 में 4 लाख। अब जब आपका नेक्स्ट ईयर आ रहा है, अब आपने एक एसेट अपनी सेल कर दी है, तो टैक्सेशन में हमारा ब्लॉक ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है, जो भी आप सेल करेंगे वो पहले माइनस हो गई, ऐसे सेल होगी 1 लाख की वो माइनस हो जाएगी, बैलेंस रहेगा 3 लाख। अकाउंट्स में अभी हमने माइनस नहीं किया क्योंकि हम सेल कर रहे हैं ऐसे को एट द एंड ऑफ ईयर। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 20% फॉर 23 से 24 में, 4 लाख के ऊपर 20% 80,000, इसमें 3 लाख से ऊपर आ गई 60,000। फिर अकाउंटिंग में होता है कि अब जो ऐसे आपने सेल की है उसकी WBV कैलकुलेट कीजिए, उनका डेट ऑफ सेल है। अब सेल हो रही है सेकंड ईयर के एंड में, 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 24 के एंड में, तो उसकी कॉस्ट की है 50,000, तो उसकी WBV निकालो, 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो हमने आ रही है फर्स्ट ईयर में WBV रहेगी 80%, अगेन 80%, जिसे 32,000। तो अब आपके पास बैलेंस रह जाएगा WBV एट एंड ऑन 31 मार्च 24 280 अगेन 240। अब आपको जैसे क्या सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है P&L में। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अकाउंट्स में 80,000, टैक्सेशन में 60,000, बट अकाउंट्स में आपका प्रॉफिट भी आएगा ऑन सेल ऑफ एसेट। सेल की आपने 1 लाख की, और जो WBV की एसेट की जो आपने सेल की है जिसे 32,000, तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 68,000। तो इट मीन्स नेट एक्सपेंस आ गया आपका 80 - 68, जिसे ये 12,000, और टैक्सेशन में है आपका 60,000। अब आपने देखना है टाइमिंग डिफरेंस कितना है आपका फॉर द ईयर 23 to 24। तो टाइमिंग डिफरेंस आप ले सकते हैं, एक्सपेंस 60 - 12 48,000 आ जाएगा, और या जो एसेट की बेस है टैक्सेशन में और अकाउंटिंग में उसमें जो डिफरेंस है जिसे 48,000, दोनों मेथड से आंसर सेम ही रहेगा। तो अब आपको ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम किया आपने इनकम टैक्स में, इसका मतलब है कि अब आप टैक्स सेव कर रहे हैं करंट ईयर में, बट फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्रिएट ए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी DTL। तो दैट इज 48,000 into 35%, which is 16,800। So next we have question number 4 A part।
So in this question it is given that company has installed a machine in a rented building, but this machine will be dismantled after 4 years at a cost of rupees 6 lakh. And we have to discuss what will be accounting treatment of cost of dismantling. And the present value factor is given at the rate of 8%. So in this case, we know that appendix A to Ind AS 16 is applicable. So first let us see what is the rule of that appendix A. So as per appendix A to Ind AS 16, when an entity has to dismantle the asset, in this case it is machine, and restore the asset to its original shape and condition, the entity shall capitalize the present value of dismantle costs. तो जो भी आपकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट होंगी आपकी फ्यूचर में उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, बट एट वट अमाउंट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस विल बी कैपिटलाइज टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच इज मशीन इन दिस केस एंड रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी, और उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे बुक्स में इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लाइबिलिटी. And this liability can increase by unwinding of discount, which is called our interest or finance cost. So at the end of each year. तो पहले कैलकुलेट करके ये खूब आपका प्रोविजन कितना बनेगा, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग लाइबिलिटीज. तो जैसे कि एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जब आपने प्रीमिसिस में मशीनरी को इंस्टॉल किया है, अमाउंट है 6 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कीजिए एट 8% फॉर 4 ईयर्स. तो वो हमें दिया ही है क्वेश्चन में 0.735. सो दिस present value is coming 441,000. This is called our provision for decommissioning liability. तो अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी इनकी बुक्स ऑफ पी कोक लिमिटेड. तो सबसे पहले 1 अप्रैल 20 में आपकी एंट्री बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विच इज मशीनरी, इन दिस केस टू प्रोविजन फॉर decommissioning liability 441,000. बस फिर आपने हर साल इसको इंक्रीज करना है बाई डिस्काउंट और विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट एट द रेट ऑफ 8%. तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी 31 मार्च 2021 को एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर decommissioning लाइबिलिटी. इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा आपका 441,000 इंटू 8% विच इज 35,280. अभी जो इंटरेस्ट है ये आपका PNL में चार्ज हो जाएगा एवरी ईयर. तो अब आपका देखो टोटल बैलेंस आ गया है नेक्स्ट ईयर के लिए 441 प्लस 35,280 जिसे 476,280. नेक्स्ट ईयर में एंट्री फिर सेम है इंटरेस्ट टू प्रोविजन फॉर decommissioning लाइबिलिटी एंड जिसे 476,280 इंटू 8% 38,102. नेक्स्ट ईयर 22 से 23 में अगेन अब आपका बैलेंस हो जाएगा 476,280 प्लस दिस इंटरेस्ट आल्सो 38,102. टोटल है बिकम 514,382. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 8%. एंट्री सेम रहेगी इंटरेस्ट टू प्रोविजन फॉर decommissioning लाइबिलिटी. फिर आता है आपका लास्ट ईयर 23 to 24 एंट्री सेम है इंटरेस्ट टू प्रोविजन फॉर decommissioning लाइबिलिटी. पर अब आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है जो बैलेंस रह गया है. आपको टोटल प्रोविजन क्रिएट करना है 6 लाख. आपका टोटल बैलेंस है आपको प्रीवियस ईयर 514,382 प्लस 41,151. जिसमें ये 555,533. तो जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट. So this is based on issue of shares to employees at low price as compared to market price. So in this case, company Greater Limited and data given in this question is that the number of shares are issued to each employee 250, total number of employees are given 750, and fair value of option is rupees 75 as per Black-Scholes option model. Vesting period is 3 years. Employee has to perform service of 3 years. And then exercise period is 1 year after 3 years. Exercise issue price of share is rupees 45. So we have to calculate what will be our employee compensation expense or employee benefit expense every year, and we have to pass a journal entries. So first year is 21 to 22, second 22 to 23, third is 23 to 24. This is our vesting period of 3 years. Then exercise period is 24 to 25. So first we have calculated expected number of employees at end of each year. तो टोटल एम्प्लॉइज आपको दिए हैं 750 जिसमें से 25 हैव लेफ्ट एंड 35 विल लेफ्ट ओवर नेक्स्ट 2 years. So expected number of employees are 690. So what will be total fair value of share based option 690 और इसकी फेयर वैल्यू है पर शेयर 75. नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करने हैं 250. टोटल वैल्यू जो 129,37,500.
इसको फिर अब आपने अमोल्टाइज करना है या राइट ऑफ करना है ओवर वेस्टिंग पीरियड है आपका 3 साल का। सो इट इज 1/3 ऑफ दिस your employee benefit expense for current year which is coming 43,12,500। तो नेक्स्ट ईयर में देखिए अब आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रह जाएंगे 750 माइनस 25 हैव लेफ्ट इन फर्स्ट ईयर, 275 हैव फर्दर लेफ्ट इन सेकंड ईयर एंड 135 में लेफ्ट इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट इन थर्ड ईयर। सो टोटल एम्प्लॉइज आर 315। अब टोटल फेयर वैल्यू बन जाएगी ऑप्शन की 315 इंटू 250 शेयर आपने इशू करने हैं, 75 आपका फेयर प्राइस है ऑप्शन का। टोटल है 59,06,250। इसको हमने कैलकुलेट करना है कितना राइट ऑफ होगा इस साल में। तो अब आपके 2 साल हो गए हैं तो हमने कैलकुलेट किया पहले 2 साल में टोटल अमाउंट कितना बन गया है इंटू 2/3 39,37,500। But we have already corrected our expense 43,12,500 in first year, but now this is less क्योंकि डिफरेंस है वो हम रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट ईयर आ जाइए थर्ड ईयर में टोटल एम्प्लॉइज आपको दिए हैं 400 रह गए हैं, उनकी टोटल फेयर वैल्यू बन रही है 75 लाख, उसमें से माइनस कर दो पहले 2 सालों में जो आपने रिजर्व क्रिएट किया है 39,37,500, ये 2 सालों का कम्बाइंड है। तो बैलेंस आपको एक्सपेंस क्रिएट करना है थर्ड ईयर में। फाइनली शेयर्स अब आपके जो हैं एक्सरसाइज हो गए हैं फोर्थ ईयर में बाई 375 एम्प्लॉइज। उनका अमाउंट बन गया है फेयर वैल्यू ऑप्शन 75 इंटू 250 70,31,250। तो अब सी को एंट्रीज बन जाएंगी। फर्स्ट ईयर है 21-22 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। फर्स्ट ईयर का हमारा रिजर्व है 43,12,500। सेकेंड ईयर में आपने इसको रिवर्स करना है, रिवर्सल ऑफ एक्सेस जो पोस्ट हमने प्रोवाइड की है 375,000। थर्ड ईयर में फिर क्रिएट हो जाएगा रिजर्व बाय 35,62,500। एंट्री सेम है अप्लाई बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। नेक्स्ट हमारा है फाइनल एक्सरसाइज पीरियड 24 to 25। अब शेयर्स जो हैं उन्होंने इशू कर दिए हैं हमने एम्प्लॉइज़ को, तो कैश रिसीव हो रहा है बैंक में 375 एम्प्लॉइज़ 250 शेयर 45 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है। शेयर कैपिटल आ जाएगा 10 रुपीज़। टोटल देखो शेयर बन जाएंगे 375 इंटू 250 इंटू करके 10, और टोटल अमाउंट आपका जो रिजर्व है वो हमने राइट ऑफ कर दिया है। रिजर्व का अमाउंट था आपका 75 रुपये पर शेयर, और जो बैलेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब कुछ जो ऑप्शन आपके लैप्स हो गए हैं। 400 एम्प्लॉइज़ का हमने प्रोविजन बनाया था, 375 ने एक्सरसाइज किया है, इसमें 25 एम्प्लॉइज़ की जो शेयर्स हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है वो आपने लैप्स हो गई है, वो आपने राइट ऑफ करनी है। एंट्री बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू जनरल रिजर्व, जिसको हम डायरेक्टली इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं विच इज आल्सो कॉल्ड अदर इक्विटी। तो ऑप्शन से लैप्स हो गए हैं। 25 एम्प्लॉइज हैं, 250 शेयर हैं इंटू 75, जिसे 468,750। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। So this question is based on Ind AS 115 and we have to calculate the revenue from customer award points. So let us see books of Bill Gill Limited financial year 23 to 24। So total actual sales आपको मेंशन की हैं जिसे 1,50,000। फिर अपने कस्टमर को अवार्ड पॉइंट से इशू करने हैं अगेंस्ट 400 रुपीज़ ऑफ सेल, 6 पॉइंट्स आर इशूड। सो व्हाट विल बी अवर टोटल वैल्यू ऑफ अवार्ड पॉइंट्स अगेंस्ट 400, 6 पॉइंट्स आर इशूड अगेंस्ट 1,50,000 की जो टोटल सेल है उसके अवार्ड पॉइंट्स आपको दिए हैं 225,000 इंटू 0.6 तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 135,000। एक मीन्स टोटल जो फेयर वैल्यू है आपकी सेल की और जो अवार्ड पॉइंट्स हैं जिसे 135,000 है। अब आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो जो टोटल सेल रेवेन्यू है उसको इस रेशो में डिवाइड कर दीजिए। 150 लैक्स इंटू रेशो है 150, रेशो 150 कितना है प्रपोर्शन ऑफ टोटल 151.35। So sale revenue from goods है ये 148,66,204। इसमें जो बैलेंस रेवेन्यू रह गया है वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू बन जाएगा अवार्ड पॉइंट्स के लिए। इसमें 150 लैक्स में उसमें है प्रपोर्शन है उसका 135 अपॉन 151.35 जिससे कमिंग 133,796। अब आपने देखना है कि ये जो अवार्ड पॉइंट्स हैं उसमें कितने रिडीम हो गए हैं करंट ईयर में और उसका कितना रेवेन्यू बनेगा। अभी आपको मेंशन किया है अवार्ड पॉइंट्स रिडीम्ड इन करंट ईयर, ये है अब आपके 225,000 टोटल पॉइंट्स के माइनस 54 अभी अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स हैं, इसमें 171,000 आपके रिडीम हो गए हैं। एंड व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेड अवार्ड पॉइंट्स कितने हैं
171 को रिडीम हो ही गई हैं और फ्यूचर में 54,000 में से 75% आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो रिडीम हो जाएंगे। इट मीन टोटल एक्सपेक्टेड अवार्ड पॉइंट्स हैं 211,500। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं what is revenue from award points which are redeemed in current year 23 to 24। तो रेवेन्यू है अवार्ड पॉइंट्स का 133,796 जिसी अगेंस्ट टोटल अवार्ड पॉइंट 211,500, उसमें से 171,000 आपकी जो रिडीम हो गए हैं करंट ईयर में, तो उसके बेस पे प्रपोर्शनल अमाउंट है 108,176। तो इट मीन्स 133,796 में से माइनस कर लीजिए 108,176, बैलेंस हमारा डेफर्ड रेवेन्यू माना जाएगा जो आपका नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू बन सकता है जब ये अवार्ड पॉइंट्स आपके रिडीम होंगे। अब आपको पास करनी है कंसोलिडेटेड जर्नल एंट्री, तो देखो एंट्री बन जाएगी। बैंक में आपको कैश मिला है 150 लाख, जो टोटल सेल रेवेन्यू है उसमें से टू रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स है आपका 148,66,204 एंड टू रेवेन्यू फॉर पॉइंट्स जो रिडीम हो गए हैं उसका रेवेन्यू है 101,176। बैलेंस आपका है डेफर्ड रेवेन्यू। उसके लिए हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर कस्टमर अवार्ड पॉइंट्स है विच इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। ये बैलेंस रह गया आपका 133,796 माइनस 108,176 जिसे 25,620। तो दिस इज अवर ओवरऑल कंसोलिडेटेड एंट्री विच वी आर आस्किंग। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, जिसी बेस्ड ऑन इंड AS 101। तो इसमें दो इशूज आपको दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी जब ट्रांजिशन डेट पर इंड AS 101 अप्लाई कर रही है तो लैंड की जो फेयर वैल्यू वो इंक्रीज हो गई है और कंपनी ने अडॉप्ट किया है फेयर वैल्यू एट डीम्ड कॉस्ट। इट मीन्स अब जो फेयर वैल्यू है वो डीम्ड कॉस्ट मानी जाएगी और जो भी डिफरेंस होगा बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में उसको आपने रिवैल्यूएशन ईयर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसमें लैंड की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है बाय 1 लाख, तो एंट्री बन जाएगी PPE लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ईयर विच इज शोन एज अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाय 1 लाख रुपीज। तो सेकंड है आपके पास एक फाइनेंशियल लायबिलिटी लोन है बुक्स में, तो उसकी भी आपको मेंशन की है, बुक वैल्यू भी है, फेयर वैल्यू भी है। तो उस केस में रूल है एड करेंगे AS 101 फेयर वैल्यू एट ए ट्रांजिशन डेट के लिए क्रिएट की न्यू अमोर्टाइज्ड टू कॉस्ट। और जो भी डिफरेंस आएगा बुक वैल्यू और नई फेयर वैल्यू में वो आपने ट्रांसफ़र करना है रिटेनिंग अर्निंग्स में, सीधा इक्विटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसमें आप देखिए जो आपकी फेयर वैल्यू है वो आपकी लेस है, तो इतनी बुक वैल्यू ज़्यादा है तो लोन को रिड्यूस कर लीजिए एंड टू रिटेनिंग अर्निंग जिसे ये 20,000 तो डिफरेंस है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट है जिसे रिलेटेड ऑफ सेटिंग, तो जिसे जो रिलेटेड अवर इंड AS नंबर 1। तो उसमें आपको वो मेंशन किए हैं 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो आपको देखना है कि वेदर ऑफ सेटिंग इज अलाउड और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट है यस ऑफसेटिंग इज अलाउड बिकॉज गेन और लॉस फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट्स दैट इज, इस केस में है डिफरेंट एसेट्स ऑफ PPE में बी ऑफसेट। बट ये कि आपको लगता है कि ये जो गेन या लॉस है सिंगल एसेट का वो मटेरियल है फिर हम ऑफसेटिंग नहीं करते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बेसिक रूल है यस वी कैन ऑफसेट। तो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में भी हम ऑफसेटिंग कर सकते हैं क्योंकि रीइंबर्समेंट हो रही है उसी ट्रांजेक्शन की, यस इट इज अलाउड। थर्ड पॉइंट में सेम एंटिटी के थ्रू आपके रिसीवेबल्स भी हैं, पेबल्स भी हैं विच रिस्पेक्ट टू सेम एंटिटी, तो दे कैन आल्सो बी ऑफसेट। तो हियर आल्सो ऑफसेटिंग इज अलाउड। क्वेश्चन 5C में एक सेकंड ऑप्शन भी पूछा है इन्होंने, दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इसमें आपने मेंशन करना है कि जो एनहांसिंग क्वालिटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं उनका क्या बेनिफिट है। तो बेसिक आंसर है आपका एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प टू डिटरमिन विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव वेज शुड बी यूज्ड टू डिपिक्ट एन इवेंट और फिनोमिना इफ बोथ आर कंसीडर्ड इक्वली रेलिवेंट एंड फेथफुली रिप्रेजेंटेड। तो बेसिक पर्पज है जब आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं तो उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हमें क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेल्प कर गए हैं टू सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट। This question is based on Ind AS 115 relative revenue। तो इसमें आपको मेंशन किया है that कंपनी प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। So it is given that customer can buy the product which is modern from the entity or third party. So no significant customization or modification is required to sell this modem. The entity has various plans to provide broadband and voice call services, but these are provided separately also.
and these are not dependent or interrelated. So, and the customer can benefit on its own from the services received. तो इतनी जो भी सर्विसेज हैं प्रोजेक्ट हैं वो सारे इंटर नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं। देयरफॉर देयर आर 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। तो आपकी 3 ऑब्लिगेशन मानी जाएंगी। नंबर 1 सेल ऑफ मोडम, सेकंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड वॉइस कॉल सर्विसेज। So then we have question number 6 के B part है, this is based on the revaluation of property plant and equipment in JS 16 है। तो उसमें आपके पास 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं कि आप नेट अमाउंट को भी आप रिवैल्यू कर सकते हैं या फिर ग्रोस अमाउंट को। तो जैसे हमने अप्लाई किया है कि ग्रोस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी रिवैल्यू प्रोपोर्शनेटली विद रिस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू। तो आपको जैसे इनकी बुक वैल्यूज दी हैं, ग्रोस अमाउंट है 4 लाख, डेप्रिसिएशन है 160, नेट अमाउंट है 240, अब उसकी फेयर वैल्यू हो गई है अब आपकी 3 लाख से। तो आपने प्रोपोर्शनेटली दोनों को रिवैल्यू किया है। तो 240 की वैल्यू 3 है, सो व्हाट विल बी वैल्यू 4 लाख। This is coming 5 lakh. Similarly, this one accumulated depreciation है 2 lakhs है। नेट फेयर वैल्यू आपकी सेम रहेगी विच इज 3 lakhs है। तो उस केस में आपकी एंट्री बन जाएगी अब प्लांट एंड मशीनरी उसको भी इंक्रीज करके 5 माइनस 4 1 लाख से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 40,000 से, क्योंकि डिफरेंस है वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं 3 lakhs हमारी वैल्यू है फेयर वैल्यू और नेट बुक वैल्यू है 240, डिफरेंस है 60,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब आपने फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, अब आपकी 5 लाख की वैल्यू बन गई है, इसके ऊपर लाइफ है 10 ईयर, 50,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी इस करंट ईयर में। तो बैलेंस शीट में हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का ग्रोस कैरिंग अमाउंट है 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी आपकी पहले की 2 lakhs, अब 50 और ऐड होगी 250। तो नेट कैरिंग अमाउंट है 250 इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट टू, दिस इज बेस्ड ऑन इंड AS 8। इसमें कुछ आइटम्स आपको दिए हैं एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट किसी की चेंज इन एस्टिमेट और प्रायर पीरियड एरर। तो फर्स्ट है आपकी एरियस और सैलरी आपने पे की है करंट ईयर में, तो ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। सेकंड है आपका एक्सपेंस था प्रीवियस ईयर का, वो ओमिट हो गया था बुक्स में, तो ये आपकी प्रायर पीरियड एरर मानी जाएगी। थर्ड है आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल गेस बनाई थी, उसके अगेंस्ट बैड गेस हो रहे हैं, तो ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। फोर्थ आपको दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम था लास्ट ईयर का, जिस इज पेड इन करंट ईयर ड्यू टू मिस्टेक ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इट मीन जब भी कोई मिस्टेक है, जिस आल्सो प्रायर पीरियड एरर।